हाय गाइस, इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इस टर्म का मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो दोस्तों, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो तो उसके सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना। आप मान लो कोई कंपास नीडल इस पॉइंट पे रख देते हो तो वो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसकी वजह से डिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि करंट कैरिंग वायर या करंट इन जनरल एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना। और अगर आप सोचो तो करंट क्या है? करंट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ मूविंग चार्जेस, है ना। तो हम ये कह सकते हैं मूविंग चार्जेस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब एक नेचुरल सा क्वेश्चन उठता है कि क्या हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें उसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा? अगर मूविंग चार्जेस यानी कि करंट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से एक करंट क्रिएट हो सकता है? वही क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे और इसका आंसर है हाँ, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक करंट प्रोड्यूस कर सकता है और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जो आपके काम आएगा थोड़ी देर में, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स पढ़ा है, बिल्कुल सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड का भी फ्लक्स है। आप मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख सकते हो फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए का मैं मतलब समझाता हूँ। ए इज द एरिया ऑफ अ सरफेस थ्रू विच हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ए इस सरफेस का एरिया है जिससे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस सरफेस। बी जो है वो इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और फ्लक्स क्या है? फ्लक्स को आप लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। जो हम और अच्छी तरह लिखें तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। और आप एरिया का डायरेक्शन लेना तो जानते ही हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना, तो वो आप देख लेना। ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर, या फिर यूँ कह लो टेस्ला, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर जो कि एरिया की एसआई यूनिट होती है। टेस्ला, मीटर स्क्वायर या फिर वेबर, दोनों सेम ही यूनिट्स हैं। ठीक है ना, एसआई यूनिट। और दूसरी बात क्या, ये क्या है? ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। तो अब ये देखो, मान लो कोई एरिया है ए, यहाँ पे करंट है B1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B2, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B3। ठीक है ना, तो अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है किसी एरिया के थ्रू तो आप टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे? देखो, स्केलर है क्वांटिटी फ्लक्स, तो आप नॉर्मल एडिशन करोगे। अब क्या ऐड करोगे? आप ऐड करोगे
फॉर टोटल फ्लक्स फाई टोटल इक्वल टू B1 जिस एरिया के थ्रू पास कर रहा है वो आप मान सकते हो बड़ा छोटा एलिमेंट, बहुत ही छोटा एलिमेंट एरिया का DA1, ठीक है ना, B1 डॉट DA1। वैसे ही B2 जिस एरिया के थ्रू पास कर रहा है DA2, ठीक है, प्लस B2 डॉट DA2 प्लस B3 डॉट DA3 करते करते BN डॉट DAN तक, ठीक है ना। ऐसे करके आप छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके उनके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करके नॉर्मल एडिशन कर दोगे, ठीक है, ये आप कर लोगे। पर अगर आप ध्यान से सोचो तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एक इंटीग्रल ही तो है, इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA ओवर द इंटायर सरफेस, है ना। तो यही आपका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है व्हेन आपका मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया इज वेरिएबल, ठीक है, ये आप याद रखना। तो ये रही हमारी फ्लक्स की बातें। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो वो जो डिस्कवरी थी वो फैराडे और हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने करी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके, जो एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरीली 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं आपकी NCERT बुक में। पहला एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक कॉइल है जो कि एक गैल्वानोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वानोमीटर में एक नीडल होती है जो अगर किसी सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करता है तो वो नीडल डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में एक बार मैग्नेट भी है, ठीक है। तो पहले केस में आप क्या करते हो, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करते हो एक वेलोसिटी v के साथ, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जब आप इस बार मैग्नेट को मूव करोगे टुवर्ड्स द कॉइल की तरफ मूव करोगे तो एक करंट फ्लो करता है इस सर्किट में और आपकी गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। व्हेन बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स coil we observe a current, ठीक है। सेकेंड केस में आप क्या करते हो, आप ये वेलोसिटी को हटा देते हो, ज़ीरो कर देते हो, यानी कि इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर देते हो, रोक देते हो अपनी जगह पर। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि करंट भी गायब हो जाता है। व्हेन बार मैग्नेट is stopped, current stops, ठीक है। अब क्या करोगे, आप मूव अवे करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दोगे, दूर ले जाओगे बार मैग्नेट को। यहां क्या होता है, करंट भी इस केस में भी आपको करंट ऑब्जर्व करने को मिलता है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है केस 1 के। मान लो इस केस में जब आप बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कर रहे थे तो एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है ना। अब थर्ड केस में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, ठीक है। व्हेन बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे वी ऑब्जर्व a current but in opposite direction of case 1। इस केस से ऑपोजिट डायरेक्शन में इस केस में करंट हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ठीक है। करंट के डायरेक्शन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। चलो ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया। अब हमने क्या किया,
बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और देखा कि क्या बार मैग्नेट अगर स्टेशनरी हो और हम इस कॉइल को मूव करें किसी वेलोसिटी के साथ तो क्या करंट होगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई, अगर बार मैग्नेट स्टेशनरी होता है और इस कॉइल को हम मूव करते हैं, चाहे मूव टुवर्ड्स करें या मूव अवे करें, तो हमें एक करंट देखने को मिलता है और वो करंट का डायरेक्शन डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं हम इस कॉइल को। ठीक है, फिर हमने एक और चेंज किया, हमने इस कॉइल को स्टेशनरी रखा, इस बार मैग्नेट की पोलैरिटी बदल दी। ठीक है, पोलैरिटी बदलना मतलब नॉर्थ और साउथ की पोजीशन बदल दी, उल्टा कर दिया बार मैग्नेट को। अब इसको वेलोसिटी दी, एक बार इसके इधर को, एक बार इधर को। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया, देखो पहले केस में, सबसे पहले केस में क्या हुआ था, बार मैग्नेट की पोलैरिटी क्या थी, नॉर्थ और साउथ थी, और हम मूव टुवर्ड्स कर रहे थे। ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन में करंट इस केस में ऑब्जर्व हुआ था, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा करंट इस केस में, कि साउथ और नॉर्थ की ओरिएंटेशन ऐसी है और आप मूव टुवर्ड्स कर रहे हो, तो एक जो करंट जिस डायरेक्शन में निकलेगा वो केस 1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ और का ऐसा ओरिएंटेशन होता है और मूव टुवर्ड्स कर रहे होते, तो ये केस और ये केस का करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर साउथ और नॉर्थ की पोलैरिटी ऐसी हो, थर्ड केस में क्या था, नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी ऐसी थी और मूव अवे कर रहे थे, है ना। इस केस में क्या है, साउथ और नॉर्थ की ऐसी पोलैरिटी और मूव अवे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो करंट ऑब्जर्व होगा वो इस केस के ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया कि जब या तो कॉइल मूव करे या तो मैग्नेट मूव करे, और चाहे मैग्नेट किसी भी पोलैरिटी के साथ मूव करे, हमें करंट देखने को मिलता है। लेकिन जब दोनों में से कोई एक भी मूव ना कर रहा हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो कोई करंट ऑब्जर्व नहीं होता है। यानी कि फाइनल कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, relative motion between bar magnet and coil results in an induced current। ठीक है, ये था एक्सपेरिमेंट 1 का रिजल्ट। अब हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, इस बार मैग्नेट को हटा के एक करंट कैरिंग कॉइल लगा दिया। ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा इस कॉइल, इस सर्किट के थ्रू। मान लो I' वो करंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये I' करंट फ्लो कर रहा है और करंट की वजह से हम जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें ये देखना है कि क्या कोई करंट इस कॉइल में इंड्यूस होता है। फिर वही चीज़ें रिपीट करी जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में की थी। पहले इसको एक वेलोसिटी दी v1 इस डायरेक्शन में, ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई करंट तो होता है इंड्यूस इस सर्किट में, अगर हम एक वेलोसिटी इस सर्किट को v1 में टुवर्ड्स द कॉइल दे दें। ठीक है ना, इस केस में करंट इंड्यूस्ड होता है। फिर हमने इसी कॉइल को एक वेलोसिटी v2 दे दी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो भी हमने ऑब्जर्व किया कि करंट इंड्यूस होता है, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन इस केस में था और इस केस में है वो दोनों ऑपोजिट होंगे। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया। फिर हमने इसकी वेलोसिटीज़ को कर दिया 0, मतलब इसको स्टेबल रखा और इस कॉइल को वेलोसिटी देने की कोशिश करी। मान लो आपने टुवर्ड्स द कॉइल दी v3। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, फिर भी इसमें एक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, और आपने दोबारा ये किया कि अभी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी इस कॉइल की, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में दोगे, मान लो v4, तो भी करंट इंड्यूस होता है। करंट कब इंड्यूस नहीं होता, जब ये दोनों स्टेशनरी हों। ठीक है ना, तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें ये पता चला कि रिलेटिव मोशन
between coils results in an induced current in primary coil। प्राइमरी कॉइल माने ये वाला कॉइल जो कि हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने सोचा कि क्या रिलेटिव मोशन ज़रूरी है एक ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, एक करंट इंड्यूस करने के लिए, या बिना रिलेटिव मोशन के भी ये करंट इंड्यूस हो सकता है। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अभी क्या किया, ये सर्किट था, इस सर्किट में एक की लगा दी, ठीक है। अभी क्या किया, की ओपन रखी। जब की ओपन थी तो कोई करंट इस कॉइल के थ्रू पास नहीं कर रहा था, ठीक है ना। जब कोई करंट इस कॉइल के थ्रू पास नहीं कर रहा था, इस कॉइल में भी कोई करंट नहीं था, ठीक है ना। एट मान लो t = 0, नो करंट, ठीक है। इस कॉइल में कोई करंट नहीं था। आपने थोड़े टाइम के बाद एक की लगा दी, ठीक है। आपने जैसे ही की लगाई सर्किट क्लोज हो गया, इसमें करंट फ्लो करने लगा, ठीक है ना। मान लो I' करंट फ्लो करने लगा। आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जैसे ही इस सर्किट में एक I' करंट फ्लो करने लगा तो थोड़े टाइम के लिए इस सर्किट में भी, इस कॉइल में भी एक I करंट फ्लो किया, लेकिन वो बहुत थोड़े टाइम के लिए किया। कुछ देर बाद फिर से वो ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन की इज क्लोज्ड वी ऑब्जर्व अ करंट इन प्राइमरी coil for a short time which stops after some time has passed, ठीक है। चाहे कि बंद हो, थोड़े टाइम बाद करंट इसमें रुक जाएगा। करंट की लगाते ही करंट ऑब्जर्व होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद करंट रुक जाता है, चाहे की लगी रहे, ठीक है। अब क्या किया आपने, अब आपने सोचा कि चलो इस की को दोबारा निकाल के देखते हैं। तो आपने ये की निकाल दी। इस सर्किट में तो करंट रुक गया, ठीक है। इस सर्किट में करंट रुक गया, लेकिन जैसे ही आपने इस सर्किट में की निकाली, इस सर्किट में दोबारा करंट फ्लो करने लग गया, यानी कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है ना। लेकिन ये करंट भी थोड़ी देर बाद बंद हो गया, ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन की इज रिमूव्ड देयर इज अ करंट इन प्राइमरी coil for a short while, ठीक है ना। चाहे कि निकाल के रखो, इस प्राइमरी कॉइल में करंट था, थोड़ी देर के लिए था, फिर रुक गया, ठीक है ना। आपने ये ऑब्जर्व किया। तो इससे फाइनल लर्निंग क्या हुई, फाइनल लर्निंग ये हुई दोस्तों कि रिलेटिव मोशन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये दोनों तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी थे, रिलेटिव मोशन नहीं था, फिर भी ये करंट इंड्यूस हो सकता है। फाइनल लर्निंग तो ये रही। एक और लर्निंग थी जिसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।